कुछ पूछना है उसमें पुराने पाठ में किसी को? पुराने पाठ में कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं पूछना है? चलिए बढ़िया, तब तक नहीं पूछना है। क्या क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होता। तो बात बोलते तो पूरी बोला करो, आधी आधी जो बात बोलते हो ना ये ना बोला करो। चलो बोलने का कुछ नहीं जो कर देते चलो। हाँ क्या है? कह रहे उक्तंच अन्यत्र। उसके बाद में मुकुल भट्ट का उन्होंने मत खंडन किया। मुकुल भट्ट के मत का खंडन करने के बाद में मम्मट अपने मत का स्थापन करते हैं, है ना। और उसके विषय में वो एक ग्रंथ है श्लोक आधारित, उससे ये कारिका आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब जो ऊपर ब्रैकेट में कर दिया वो इन्होंने दिया नहीं है, अर्थात वो काव्य प्रकाश का और उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो जिन्होंने टीका वीका लिखी है उन्होंने उस कारिका को दे दिया, क्योंकि पूरा अर्थ आप जब कारिका जानेंगे तभी उसका अर्थ ज्ञात कर पाएंगे। तो उन्होंने पूरी कारिका दे दी। क्या है? बोले मानांतर विरोधे तु मुख्यार्थस्या परिग्रहे अविधेया विना भूत प्रतीति लक्षण उच्यते, है ना। लक्ष्यमाण गुणैर्योगा वृत्तेरिष्टा तो गौणता। अब वो बता रहे हैं लक्षण है क्या वस्तुता, वो स्वरूप बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानांतर विरोध हेतु। मानांतर विरोध मतलब अन्य जो प्रमाण है उन प्रमाणों के से बाद हो जाने पर उनसे मुख्य अर्थ का मानांतर मतलब प्रमाण अंतर से विरोध हो जाने पर, बाद हो जाने पर, है ना। और क्या? मुख्य अर्थ से परिग्रह, मुख्य अर्थ से जो संबंधित आपका अभिनव जो संबंध है ना, उस अर्थ की प्रतीति कराने वाली मुख्य अर्थ का परिग्रह करके आपको जो है ना अभिनाभूत प्रतीत है, अभिनाभाव जो अभिनाभूत संबंध है, अभिधेय जो अर्थ है उसकी प्रतीति कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? उसी को लक्षणा कहा जाता है। अब यहाँ से आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, है ना, अभिधेय या अभिनाभूत प्रतीति किम कथ्यते? तो बात समझ उत्तर दे पाइएगा। हम्म अभिधेय से अभिनाभूत, अभिनाभूत मतलब संबद्ध अर्थ की प्रतीति कराने वाली अभिनाभाव संबंध पढ़े है ना। इसका किसका होता है अभिनाभाव संबंध? इसका किसका होता है बताए थे ना, 50वीं बार बता दिया होगा। बौद्ध दर्शन। अरे किस किस के मध्य होता है, क्या है अभिनाभाव बताओ मुझे पहले फटाफट से भी। सर व्याप्ति को कहते हैं, व्याप्ति होता है। अरे समवाय संबंध को अभिनाभाव नहीं कहते हो? क्यों पंडित जी? जी सर। समवाय क्यों नहीं बोलते हो? चलो तो वही कह रहे हैं अभिधा के द्वारा, है ना। अब जो अभिधेय मुख्य अर्थ है आपका अभिधेय, अभिधेय मतलब जो मुख्य अर्थ, अभिधेय अर्थ वो तो मुख्य अर्थ ही होता है। जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ से अभिनाभूत, अभिनाभूत मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात उसके समवाय संबंध से उससे जुड़ा हुआ है, उसकी प्रतीति कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो कौन है? लक्षणा है। लक्षण है ना, क्लियर है ना? जी भैया। हाँ। अब उसकी गौणता कैसे हो जाती है? वृत्ति हिष्टातु गौणता वो कैसे प्राप्त कर जाती है? उस वृत्ति की गौणता कैसे हो जाती है? क्या कारण है उसका गौण हो जाने का? होगा लक्ष्यमाण जो गुण है वो लक्ष्यमाण गुण है गौरवाही का। क्या बना रहे हैं? है ना, या गौरेयम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गौरवयम, गौरवाही का मतलब नहीं बनेगा, गौरेयम बनाइए। ठीक है, और उसने निगृढ़ कर लिया है ना उसको तो आपके। जी विषय के द्वारा निगृढ़ कर लिया गया है विषय को। आवाज आ रही नहीं भैया आपकी आवाज नहीं। आप सभी ये थोड़ा मेरे शंका का समाधान कर दीजिए
कि विषयी गौ को कहते हैं और विषयवाही को कहते हैं ना, हम सही समझ रहे हैं या गलत? कृपया आप सभी बता दीजिए। विषय जो है वो उपमान होगा ना, तो गौ होगा, और विषय जो है वो में है वो वाहिक होगा। अभी आपका स्पष्ट आवाज नहीं है, मतलब आप यही कर रही हैं ना, विषय जो है गौ है ना? जो विषय है वो गौ है और विषय जो है वो वाहिक है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो विषय गो है वो उपमान होगा और जो विषय है वो उपमेय होगा। जैसे कि उदाहरण दे दिया था ना वही हमें, चंद्रवत मुखम, तो चंद्रवत यानी चंद्र के समान मुख है। आवाज आ रही है मेरी भाई? आ रही जी है सर। भैया, आ रही है। आवाज कट रही है क्या सबको? जी भैया कट रही है। कट रही है ज्यादा भैया। कट रही है? ज्यादा कट रही है नहीं क्या? भैया, इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं इतनी ज्यादा नहीं है। चलो, असल में मौसम खराब है ना, तो उस कारण से हो सकता है। वाईफाई में तो नेटवर्क तो आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, अविनाभाव यहाँ पर जो अविनाभाव शब्द ग्रहण किया है अभी, ठीक है ना? आप लोग हाँ या ना बोलते रहो, मुझे पता लगेगा ना। चलिए, कह रहे अविनाभूत, अविनाभाव जो अविना शब्द यहाँ लिया गया है, अविधेय या अविनाभूत, तो अविना शब्द लिया गया। आप लोग जो बोल रहे थे व्याप्ति व्याप्ति बोले थे ना कोई लोग की व्याप्ति है, अविनाभाव का मतलब यहाँ व्याप्ति नहीं है, वो मना कर रहे हैं। न तो नान्तरीय कत्तम, नान्तरीय मतलब व्याप्ति को कहा गया है ना, आंतरिक मतलब व्याप्ति यहाँ अर्थ नहीं है। फिर क्या है अविनाभाव का मतलब? बोले संबंध मात्र है। बात समझ में आ गई? यदि ऐसा मान लेते हैं तो क्या होगा, यदि अविनाभाव का मतलब यहाँ व्याप्ति मान लें, आप लोग जो बोल रहे थे उस चीज को हम स्वीकार कर लें। अविनाभाव का मतलब अगर तत्व ही यदि ऐसा स्वीकार करते हैं तो है ना, व्याप्ति या आंतरिकत्व उसका अर्थ लेते हैं, आंतरिकत्व यानी व्याप्ति उसका अर्थ लेते हैं, तो ऐसा होने पर अगर मंचाह क्रोशंती, क्या वाक्य बनाया? मंचाह क्रोशंती, मंच क्रोशित होते हैं, ठीक है? मंचाह क्रोशंती, ठीक। हाँ, अब यहाँ क्या होगा? बोले न लक्षणा स्यात्, यहाँ लक्षणा होगी नहीं। अब ये बताइए, अभी कोई बोल रहा है कि मंच बोलते हैं, है ना? बोले माइक बहुत तेज बोल रहा है, क्या माइक बोल सकता है? अरे माइक में व्यक्ति बोल रहा है, उसकी आवाज वो माइक निकाल रहा है ना, बाहर करके, है? बोले मंच बहुत तेज बोलता है। क्यों जी? मंच खड़े हैं, मंच खड़ा हो सकता है क्या? है? अरे मंच पे जो व्यक्ति है वो क्रोशन थी, ना कि मंच क्रोशन थी। मंच की, मंच पुरुष में लक्षण, मंचस्थ पुरुष में लक्षणा की जाती है ना? नहीं की जाती है ना? की जाती है ना? यदि हम उसका अर्थ क्या मान ले बच्चों, यदि उसका अविनाभाव का अर्थ हम संबंध ना मान करके, है, यदि हम व्याप्ति मान लें, तो वहां क्या होगा? मंचाह क्रोशंती से स्थल में लक्षणा नहीं हो पाएगी। तो प्रश्न समझ में आ गया आपको? यही पूछ लेगा, यदि अविनाभाव का मतलब यदि व्याप्ति मान लिया जाए तो क्या समस्या आएगी? तो बोले मंचाह क्रोशंती लक्षणा न सत्य, लक्षणा नहीं हो पाएगी। अविनाभाव व्याप्ति है तो मान लो उसका, तो है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? कह रहे अविनाभावे च आक्षेपेण, अविनाभाव में, अविनाभाव के व्याप्ति अर्थ होने पर क्या होगा पंडित जी? यदि अविनाभाव का अर्थ आप क्या मान लेते हैं? यदि अर्थ व्याप्ति मान लेते हैं, दूसरी बात बता रहे हैं, तो आक्षेपेण, आक्षेप के द्वारा ही क्या होगा? सिद्धे लक्षणायानोपयोग, है ना? आक्षेप से ही सिद्ध जो लक्षणा है, अर्थात आक्षेप मतलब अनुमान, आक्षेप मतलब अनुमान, अनुमान, है ना? उस अनुमान से सिद्ध, अर्थात अनुमान से ही जो आपके लक्ष्य अर्थ की जो सिद्धि हो रही है, लक्षणा की जो सिद्धि हो रही है ना? तो फिर उसमें लक्षणा या अनुपयोग, लक्षणा का उपयोग आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? सबको नहीं आ रही है? ठीक है, जहां समझ में आए पूछ लीजिए। ठीक, दुनिया है प्रियंका वगैरह। हाँ जी, जहां समझ में आए पूछ लेना। क्लियर है सबको? जी तो भैया। यदि हम व्याप्ति मानने लग जाते हैं तो क्या समस्या आएगी? क्या समस्या आएगी? तो बोले आक्षेप के द्वारा था, अनुमान के द्वारा ही वो बात, हमारा जो वाक्य है वहां बिना लक्षणा के सिद्ध हो जाएगा, लक्षणा की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है सर, क्लियर बात? जी। चले आगे। जी
आगे क्या कह रहे हैं देखिए, ये है ना इसके बाद कह रहे हैं आयुर्घृतम आयुरेव इदम इत्यादौ च सादृश्यात् अन्य कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। कह रहे हैं आयुर्घृतम अर्थात घृत आयु है, या आयुरेव इदम यह घी ही आयु है। दो प्रकार के वाक्य हैं। आयुर्घृतम एक है, आयुर्घृतम में क्या कहा गया आपने, घी क्या है आपका, घी मतलब घृत हुई, घृता आयु है, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या बोला आपने, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या, कट रही है आवाज अभी भी, आ रही है भैया। कट रही है क्या? नहीं सर, नहीं मुझे स्पष्ट है। तो फिर भैया कौन था भैया ये, है ना। तो घृत आयु है या आयुरेव आयु एव, या फिर यह घृत आयु ही है। दो प्रकार की बात है, एक तो घृत आयु है, दोनों अवयव आपको दोनों चीजें अलग अलग, आयु और घृत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपका जो विषय विषयी है दोनों अलग अलग है। एक जगह क्या कर लिया गया पंडित जी आपके, किसको निकीर्ण कर लिया गया एक जगह, बोलो, इसको किसके द्वारा निकीर्ण कर लिया गया है? विषय को विषयी के द्वारा, विषयी को विषय के द्वारा, किसके द्वारा किसको किया गया, जल्दी बोलो भाई, पाठ आगे चलना है यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा चार चार पंक्ति करके रोज। अरे नहीं समझना है आपको, किसके द्वारा किसको निकीर्ण किया गया, विषय ने विषयी को या विषयी ने विषय को, किसने किसको निकीर्ण किया पंडित, बोलो फटाक से। विषय ने विषय को किया है। सब लोग कंफर्म है इस बात में, बहुत लोगों को डाउट है क्या? जी सर, विषय के द्वारा विषय को अनुभव किया गया है। हाँ विषय के द्वारा विषय को, बिल्कुल, है ना। विषयन्तः कृतेन्यस्मिन्, पंक्ति याद रखा करो ना, विषयन्तः कृतेन्यस्मिन् साथ साथ साध्यवसानिका, है ना। यहाँ विषयन्तः कृते, है ना, विषय को अंतः कृते, किसके द्वारा, बोले विषयी न आरोप्यमाणे न अंतः कृते निगीरणे, याद रखा करो सब। पंडित जी जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा, चलिए, है ना। वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, तो जहां पर आयुर्वेदम, ये तो आयुर्वेदम में तो यही हुआ आपके यहाँ, क्या कर लिया गया, उसको निगीर्ण कर लिया आपके, है ना, विषय को निगीर्ण विषय के द्वारा कर लिया है। इत्यादि च सादृश्यात, है ना। अब ये संबंध कैसा है आपका, ये बताइए, दोनों में कैसा संबंध है, घृत और आयु में कार्य कारण है कि नहीं? अरे घृत कार्य कारण है ना, इस आयु के प्रति आयु कार्य है आपका, इसके प्रति कौन कारण है, ये घृत कारण है कि नहीं? जी है कि नहीं, बोलो बोलो। वही कह रहे हैं, सादृश्यात, सादृश्य से, अन्यत अतिरिक्त कौन है, बोले कार्य कारण भाव आदि संबंधांतरम, कार्य कारण भाव आदि संबंधांतर विद्यमान है ना। एवं आदौ च कार्य कारण भाव आदि लक्षण पूर्व आरोपाध्यावसाने। ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक की पहले बताओ, एक पंक्ति समझ में आ गई पूरी आपको ये? तो जी बोलो भाई फटाक से यार, आगे सबको आ गई ना समझ में? उसमें कुछ पूछना तो नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा कोई खास है नहीं उसमें, ना। सिंपल सी बात तो कह रहे आयुर्वेदम और आयुर्वेदम में, है ना, सादृश्य से अतिरिक्त कार्य कारण भाव आदि संबंध है, इतनी बात है ना। ठीक है, कह रहे एवं इस प्रकार से, है ना, आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्व। अभी जो आपके दोनों उदाहरण हैं, आयुर्वेदम और आयुर्वेदम, इनमें क्या है, कार्य कारण भाव आदि लक्षण पूर्व, कार्य कारण भाव, है ना, जो लक्षण पूर्वक कार्य कारण भाव वाले आरोप अध्यवसाने, क्या किया गया है यहाँ पे, आरोप और साध्यवसाना का उदाहरण आपको दिया गया है, आरोप और अध्यवसान को किया गया है, ठीक है। कार्य कारण भाव पूर्वक आरोप और अध्यवसान का उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है, समझ में आ गई बात। तो आयुर्वेदम में क्या है आपका, कार्य कारण भाव तो पता ही आपको, तो क्या हो गया, किसका, शुद्धा का या गौणी का, किसका उदाहरण बनेगा ये, शुद्धा का उदाहरण बन जाएगा, बहुत सुंदर। कार्य कारण भाव होने से शुद्धा का उदाहरण। और पहले में क्या है देखो, सारूपा या साध्यवसान है, स्वरूप है सर। सारूपा है, पहले में सारूपा है ना। आरोप प्रमाण क्या है, आरोप प्रमाण कौन है, आरोप प्रमाण कौन है भैया,
आरोप्यमान कौन है? विषय कौन है? आयु हैं? आयु विषयी है। हाँ, आयु है। उसके द्वारा क्या किया? क्योंकि वही तो विद्यमान है दूसरे वाले में। देखो, ये ध्यान रखो, आप विषयी जो दूसरे वाक्य में देखिए वो विषयी यानी वही आरोप्यमान है। याद रखो, बस इतना सा गांठ मान लो इस चीज को। समझे पंडित जी? है ना? आरोप विषय क्या है? आरोप विषय क्या है पंडित जी? बोलो पंडित, जल्दी जल्दी। हैं? घृत है, बहुत सुंदर, है ना? ठीक है। अब दोनों शब्दता क्या कर दी गए, उपात्त किए गए हैं, दोनों शब्दता कहे गए हैं, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? स्वरूपा का उदाहरण हो जाएगा। शुद्धार्थी सादृश्य से इतर संबंध था, इसलिए शुद्धार्थी। अब क्योंकि आपके विषय और विषयी दोनों अलग अलग हैं, उसमें निकरण नहीं हुआ, नपन्नत हैं दोनों, है ना? तो आपका क्या बन जाएगा? शुद्धा स्वरूपा का उदाहरण बन जाएगा। और जहां निगीर्ण कर लिया गया विषय के द्वारा विषय को, वो किसका बन जाएगा? अपन्नत में साध्यवसाना का उदाहरण बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब गलत तो नहीं होगा ना? इससे प्रश्न आता है, वो मिलाने विलाने को आ जाता है कई बार, है ना? गलत नहीं होना चाहिए इससे। चलो चले आगे। जी अब कह रहे हैं अत्र, कुछ नहीं, अब चले बस फटाफट फटाफट। अत्र यहाँ पर गौणी भेदयो अभेद, गौणी भेदयो भेदे भी। अब देखिए, आपने पीछे गौणी के उदाहरण पढ़े थे ना? कौन कौन से गौणी के उदाहरण बताओगे मुझे? कोई याद दिलाएगा? गौणी के कौन दो उदाहरण थे? याद होने गौरवाही थी। गौरवाहिक और गौरेय। हम इतनी बात थी। एक व्यक्ति खोला करो माइक, एक व्यक्ति बोला करो, ठीक है? मैंने बताया 10 बार कि हाथ उठाओ फिर बोलो अपना, बाकी लोग नीचे कर लेंगे। जो हाथ उठाए पहले हाथ उठाया करो सब लोग, फिर बोल लिया करो थोड़ी जल्दी बराबर से, बराबर फुर्ती किया करो, स्पीड किया करो थोड़ा जल्दी करने में, ठीक है? फिर आपका गौणी भेद जो हो भेदे भी, मैनेज थोड़ा पता पड़ेगा, मैनेजमेंट है कुछ, है ना? कुछ मैनेज करते हैं, बड़े बच्चे हैं। फिर गौणी भेद जो हो भेदे भी, गौणी के जो आपके दोनों भेद हैं, उन दोनों भेदों में भेदे भी, भेद होने पर भी क्या होता है? ताद्रूप्य प्रतीति ही। किसकी प्रतीति होती है? ताद्रूप्य की प्रतीति। ताद्रूप्य प्रतीति मतलब तादात्म्य की प्रतीति। किसकी प्रतीति जी? तादात्म्य। तादात्म्य की प्रतीति। समझ आई बात? आवाज आ रही मेरी ना? किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है ताद्रूप्य प्रतीति, तादात्म्य प्रतीति? किसके द्वारा होती है बताओ? उसके गुण उसमें कौन कराता है? कौन वृत्ति कराती है आप करके? आकर के अपनी लक्षणा कराती है ना? लक्षणा। हाँ, लक्षणा से होती है, याद रखना, ठीक है? और कह रहे सर्वथैव अभेदावगमश्च प्रयोजनम, और सर्वथा उन दोनों का कि गौर और वाहिक में कोई अंतर नहीं है, गौ और वाहिक में कोई अंतर नहीं है, जो धर्म उसमें वो इसमें दोनों में अभेद है। क्योंकि मुकुल आपका इसी तो झगड़ा हुआ था इनका। मुकुल भट्टी क्या कह रहे थे कि भैया दोनों में तटस्थ वो मान रहे थे, तटस्थ की प्रतीति कर रहे थे। ये क्या बोलते हैं? अभेद कराते मम्मट। यही तो अंतर था ना दोनों में। सर्वथा अभेदावगमश्च प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है? लक्षणा का प्रयोजन क्या है? दोनों में अभेद प्रतीति कराना। ऐसे ही गंगायाम घोषा में क्या कराता है? वो प्रयोजन होती है ना गंगायाम घोषा, तो क्या कराता है गंगा और तट में? क्यों जी? गंगा और तट में क्या किया जाता है? अभेद प्रतीति की जाती है ना? और उसका प्रयोजन भी बताते हैं वो, तो पावन इत्यादि ये प्रयोजन होता है उसका। वही कह रहे सर्वथा अभेदावगमश्च प्रयोजनम, और इस लक्षणा का प्रयोजन क्या है पंडित जी? दोनों में अभेद की प्रतीति कराना। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? ताद्रूप्य प्रतीति कराना और भेद का बोध कराना, ये किसका प्रयोजन है? सर्वथा भेदावगमनम और ताद्रूप्य प्रतीति ही, ये किसका प्रयोजन है? किसका कारण है? कौन कराता है काम? लक्षणा का। दोनों को ध्यान रखना, समझे पंडित जी? ताद्रूप्य प्रतीति ये लक्षणा से होती है, और दोनों में जो भेद अभेद है, अभेद का अवगमन भी, अभेद का बोध भी किससे होता है पंडित जी? बोलो फटाफट से। ये किसके द्वारा? गौणी शुद्धा किसके द्वारा? लक्षणा में भी गौणी लक्षणा के। इसको चाहे लिख लो चाहे कुछ कर लो, ये प्रश्न बिल्कुल बना हुआ प्रश्न है। समझ में आ रही बात? बना होगा नहीं बना होगा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन बना हुआ प्रश्न है कभी। समझ में आई बात? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझे पंडित जी? इसको वन लाइनर में लिख के रख लीजिए। हालांकि कहे हुए काम कम होता है, जितने आपकी बुद्धि में आते हैं उतने आप काम करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जिसको लिखना है वो लिख ले, है ना? जो
सुन सकते हैं वो लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी आपकी कॉल है, ठीक है, मेरा काम बताने का था, अब जाने जो करना है। चलिए क्या कह रहे हैं आगे उसके बाद में, श्रद्धा भेदयो तो अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में, दोनों तीनों लाइनों को फटक से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। है? नहीं सर। नहीं। अब यहाँ क्या प्रयोजन है, यहाँ भी तो कोई प्रयोजन होगा ना, ये तो वहां बात हो गई, गौणी की बात हो गई कि उसकी ताद्रुप्य प्रतीति कराना और भेद अवगमन करना, ये उसका गौणी लक्षणा का प्रयोजन है। यहाँ क्या प्रयोजन है इसका, है तो कह रहे शुद्धा भेदयो, शुद्धा के भेदों में तो है ना, अन्य वैलक्षण्य ना, एक दूसरे से एक दूसरा क्या है, आयुर्वेदम और आयुर्वेदम में क्या है, दोनों भेदों में अन्य, दोनों अलग अलग है ना, क्यों जी? तो कह रहे इस अन्य वैलक्षण्य ना अव्यभिचारेण, है ना, अन्य मतलब एक दूसरे से अलग है, इसके कारण से, इस नियम के आधार पे, है ना, ठीक है, अव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि, अर्थात कार्यकारत्व, ये जो कार्यकारी, जो कार्यकारित्व, जो ज्ञान है ना, इसका जो बोध कराना है, यही लक्षणा का यहाँ पे प्रयोजन है। बात समझ में आ गई? तो शुद्धा में, शुद्धा लक्षणा का प्रयोजन क्या बताया, कार्यकारित्वादि बोध कराना, उसका तद्रूप प्रतीति और अभेदावगमन करना। क्लियर है सर दोनों का प्रयोजन आपको? बोलिए आकिना। जी भैया। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना पंडित जी, ठीक है, समझ में आई बात? जी। वो यहाँ देखो बता रहे हैं, है ना, आयुर्वेदम आदि सारोपा में अन्य दुग्धादि की अपेक्षा विलक्षण से कार्य आयु वृद्धि करने की, और आयुर्वेदम इत्यादि में साध्यवसाना नियम से बिना व्यभिचार के कार्य वृद्धि करने की प्रतीति कराना ही प्रयोजन है, ठीक है। एक में व्यभिचार से, एक में अव्यभिचार से आयु की वृद्धि कराने वाला वो है, क्या बोलते हैं आपको, घृत है, यही उसका, ये बताना ही, ये आपको ज्ञान कराना ही उसका प्रयोजन, ठीक है सर, समझ में आ गई होगी सबको बात? चले आगे, चले, चलिए, करें क्वचित तादर्थ्याद जी। उपचार। हाँ, बोले कहीं कहीं क्या होता है पंडित जी, कहीं कहीं, ये जो आपने देखो, एक तो आपने दो मुख्य उदाहरण अभी तक समझे, है ना, एक आपने समझा शुद्धा और गौणी। गौणी में आपने देख लिया जितने भी सादृश्य संबंध थे, सारे के सारे कहाँ भर गए जाकर के, गौणी में भर गए, बची कौन सी आपकी, शुद्धा। शुद्धा में आपने क्या कहा था, सादृश्य से इतर संबंध है, तो जितने भी संसार के संबंध है बाकी के, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे सारे के सारे, बोलो जी, जी, शुद्धा पे। शुद्धा के पास। तो कौन कौन संबंध बचे, तो कह रहे हैं क्वचित कहीं कहीं तादर्थ्यात उपचार, अर्थात स्वस्वामी भाव इत्यादि संबंध है ना, तादर्थ्य संबंध है, सब आगे आएंगे, ठीक है। कहीं कहीं कह रहे हैं, कहीं क्या होता है, तादर्थ्य से तादर्थ्यात, है ना, तादर्थ्य के द्वारा, अर्थात जैसे तादर्थ्य का मतलब जानते हैं, तदर्थ निमित्त, उसके लिए, हम्म, जैसे तादर्थ्यम भोजनम, अर्थात उसके लिए भोजन है। कार्योपकार भाव। महोदय, कार्योपकार भाव होता है ना? ये भी आवाज नहीं। आवाज चली गई है। आवाज कट रही है आप सभी तक क्या? लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है।
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही जी है मेरी? भैया। जी भैया भाई। जी भैया। भैया, क्या करे भैया, बार बार वो बंद हो जा रहा है यार। तो कंप्लीट करने के बाद भी कोई उसमें वो नहीं है, बदलाव नहीं। चलिए, तो क्या बात हुई? पहले कुछ तादर थे तो बचा रहे कहीं कहीं तादर थे मतलब तदर्थ का मतलब जानते हैं ना, उसके लिए उसके निमित्त, है ना। उपचार का मतलब जानते हैं, उपचार शब्द का अर्थ क्या है? क्यों पंडित जी, उपचार का मतलब क्या है यहाँ पे? क्यों जी, अरे बोलो। सादृश्य से सुना। पंडित जी, हम्म, लक्षणों के लिए अरे बोला कहीं गया है। तादर्थ्य, हाँ, कहीं तादर्थ्य के द्वारा भी अर्थात तदर्थ संबंध इत्यादि से भी, अन्य संबंधों से, तदर्थ इत्यादि संबंधों से भी क्या होता है, लक्षण होती है। तादर्थ्यादि भी उपचार अर्थात लक्षणा हो जाती है, संबंध बन जाता है। क्या? जैसे इंद्रार्थ स्थाणु, इंद्रार्था स्थूणा इंद्र, अर्थात इंद्र के लिए कोई क्या लगाया गया, स्तंभ विशेष लगाया गया। क्या लगाया गया इंद्र के लिए? इंद्र में, इंद्र के लिए कोई स्थूणा यानी उसके लिए कोई स्तंभ लगाया गया, तो उसमें भी क्या व्यवहार किया जा रहा है? इंद्र के लिए जो स्तुना लगाई गई है उसमें भी इंद्र का व्यवहार किया जा रहा है, हैं? अरे स्तुना इंद्र ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उसमें। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। तो उसके तादर से संबंध है कि नहीं उस स्तुना का उसके साथ, स्तुना का उस इंद्र के साथ तादर से संबंध है कि नहीं? वहां पर कैसा व्यवहार करते हैं आप कि भैया ये इंद्र के लिए अर्थात इंद्र है, या ऐसा व्यवहार किया जाता है ना। अरे कोई मूर्त आप कोई वो बनाते हैं, जैसे जब कोई वेदी बनाते हैं या कोई जैसे यज्ञ वगैरह में देखे होंगे, यज्ञ वगैरह में जो हवन बनाया जाता है, यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, कुंड मंडप इत्यादि, तो उसमें जब स्तंभ लगाए जाते हैं तो प्रत्येक स्तंभ में देवताओं का आवाहन होता है। ठीक है, तो इंद्र का, रुद्र का, प्रजा का, विष्णु का, चार स्तंभ मुख्य होते हैं प्रधान कुंड के पास। उनमें चारों में अलग अलग चारों देवताओं का आवाहन किया जाता है। जो एक उसी में से एक उदाहरण लिया उन्होंने, इंद्र के लिए किस अर्थात वो स्तंभ गड़ा गया है, उसमें इंद्र का आवाहन किया गया है। तो वहां पे हम वो प्रतिदिन मतलब उसकी पूजा भी होती है, फिर इंद्र के रूप में ही, इंद्र के रूप में ही उसकी पूजा होती है। तो अब उसके लिए लगाया गया था इंद्र आकर के इसकी रक्षा करे। जब आप नाट्य पढ़ेंगे, नाट्य, तो नाट्य मंडप में भी इसी प्रकार से सब सब देवताओं को अलग अलग रक्षा का दिया है। ठीक है, ऐसे ही जब इंद्र का हम आह्वान करते हैं तो क्यों करते हैं कि हमारे जैसे यज्ञ मंडप की रक्षा करे वो आकर के इंद्र, है ना। वो देवता चारों बिठाए जाते हैं चारों स्तंभों में, क्यों? क्योंकि आखिर रक्षा करें वो। तो हम उसमें कैसा व्यवहार करते हैं, जब बलि दी जाती है उनको और वो सब दिया जाता है, तो उनमें इंद्र का ही व्यवहार उसमें किया जाता है। समझ आ रही बात? इंद्र के लिए लगाया जी गया है भैया। जो स्थूणा, उसमें कैसा व्यवहार किया जाता है, इंद्र जैसा ही व्यवहार किया जाता है। तादर्थ्य संबंध है कि नहीं दोनों में, स्थूणा और इंद्र जी में है। तादर्थ्य संबंध है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, स्थूणा इंद्रा में लक्षणा की जा रही है कि नहीं की जा रही है? वही कह रहे थे कि नीचे अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहे जैसे इंद्र की पूजा के लिए जो खंभा है उसे स्थूणा इंद्र या इंद्र यम कहा जाता है। ठीक है, खंबे को स्थूणा इंद्र या इंद्र यम ऐसा कहा जाता है। उससे आप लक्षणा करके उसका बोध करते हैं इंद्र इत्यादि का, तादृत्य क्योंकि उसका संबंध से, इसलिए स्वस्वामी भाव आदि संबंधों से, जैसे कोई राजा की पुरुष है, राजा संबंधी, राजा से संबंधित कोई पुरुष है, अर्दली है या कोई भी उसका व्यक्ति है, उसके परिवार का व्यक्ति है, उसका भाई है, राजकुमार है, कोई भी एक्स वाई जेड, तो उसमें कैसा व्यवहार करते हैं, राजा जैसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? वो राजा कहते ही नहीं कहते वो भी। क्यों? उसमें कहां से आपने बोध कर लिया? क्यों जी पंडित जी? हम्म, राजा संबंधी पुरुष को आप राजा जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें स्वस्वामी भाव संबंध से अर्थात उसका स्वामी राजा है, इसीलिए उसमें आपने वो लक्षणा के द्वारा बोध कर लिया। तो यहाँ देखिए उससे संबंध अतिरिक्त हुआ ना, अतिरिक्त संबंध में नहीं जा रहे हैं सारे के सारे, शुद्धा में नहीं जा रहे हैं, सब याद रखना है ना। आपसे पूछा जाएगा राजकीय पुरुषा में, जो राजा में लक्षणा हुई है, राजकीय पुरुष जो आप उसका अर्थ बोध हो रहा है राजा में, वो किससे हो रहा है? अर्थात पुरुष में जो राजा का अर्थ बोध हो रहा है, राजकीय पुरुष में जो राजा यह अर्थ बोध हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? कौन संबंध है? तो बता पाएंगे ना? जी भैया। हाँ स्वस्वामी भाव से। हाँ स्वामी भाव से। हाँ, ऐसे इंद्रार्थ स्थूणा में इंद्र जो अर्थ बोधित हो रहा है, या किस अर्थ से, किस संबंध से हो रहा है?
तादृत्यात् संबंध तादर्थ्य से। संबंध से। तादर्थ्य संबंध से, ठीक है, तादर्थ्यात है ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं आगे और कह रहे क्वचित अवयव अवयवी भावात, कहीं कहीं अवयव अवयवी भाव से, जैसे मान लो आप कार्य कर रहे हैं भगवान में करे हो ऐसा, आपके अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है उंगली में चोट लग जाती है, हाथ में चोट लग जाती है थोड़ी सी, है ना, उंगली में या नख में कहीं चोट लग जाए, हम आपसे कहा जाए कि भैया ये काम कर दो, आप क्या कहते हो, भैया हमारे हाथ में चोट लगी तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बोलते हो ना, जबकि लगी कहाँ के उंगली में, आप बोल क्या रहे हो हाथ में, है ना। तो वही क्या है, जैसे अग्र हस्तः इति अग्र मात्रे अवयवे हस्तः, अब लगी उसके अवयव एक उंगली में है और आप पूरा पूरा हाथ बता देते हैं पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं, वो पूरे हाथ में लक्षण कर रहे हैं ना उंगली से, ये भी तो लक्षण ही है ना, बोलिए। जी जी भैया। केवल अग्र भाग मात्र के लिए आप हस्त ऐसा अवयव हस्त का प्रयोग कर देते, कह रहे क्वचित कहीं कहीं तात्कर्म्यात, कहीं कहीं कर्म के आधार पर भी लक्षणा हो जाती है, तत्कर्म के आधार पर, जैसे अतक्षाः तक्षाः, है ना, क्या कहते हैं अतक्षाः तक्षा, कोई तक्ष है, ठीक है, अब कोई अतक्ष है, तक्ष जानते हैं ना, तक्ष जानते हैं, अरे जो ये कारपेंटर होता है उसको तक्ष बोला जाता है, ठीक। जी भैया, बढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, जो अब मान लीजिए कोई अन्य जाति का व्यक्ति वो तक्ष बन जाए, कोई ब्राह्मण है वो कर्मकांड करता था, उसको कर्मकांड करने से मन हट गया या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी हुआ वो जाने उसका, है ना, अभी वो जाकर के उस तक्ष का काम करने लगा, तो अतक्ष व्यक्ति तक्ष बन गया ना, है कि नहीं। तो उस अतक्ष में ब्राह्मण में तक्ष का व्यवहार जो कर रहे हैं आप किससे कर रहे हो, विजय पंडित जी, है, जो अध्यक्ष व्यक्ति है, अध्यक्ष का व्यवहार किसके द्वारा, लक्षणा के द्वारा हो रहा है, और कैसी लक्षणा, कौन सी लक्षणा है जिसके द्वारा वो व्यवहार हो रहा है, जो तात्कर्म्य संबंध लक्षण है, ठीक है। लक्षणा हमेशा इसीलिए वो बता रहे हैं, इसलिए वो पीछे कह के आए आपसे पंडित जी, आप याद रखें उस चीज को, इसलिए आपसे ऊपर कहा गया कि यहाँ जो है इसका मतलब ये जो आपका अविना भाव है इसका मतलब संबंध है, व्याप्ति नहीं है। अब ये संबंध कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका सादृश्य संबंध हो या जितने आपने अभी तक ये पढ़े 6 7 5 6 संबंध ये हो, इनमें से कोई हो। क्लियर है सबको, जी समझ में आ गई भैया। होगी ये बात। इस प्रकार से आपकी लक्षणा कितने प्रकार की हो जाती है पंडित जी, इस प्रकार लक्षणा कितने प्रकार की हो जाती है, आपकी सभी भेदों को मिला करके 6 प्रकार की हो जाती है ना। आद्य भेदाभ्याम सह, आदि भेदों के साथ में, है ना, वो लक्षण 6 प्रकार की हो जाती है। कई प्रकार से उसके प्रकार बताए गए, अलग अलग प्रकार से मम्मट ने 6 भेद जो माने वो ऐसे मान्य है। अब देख लीजिए, गौड़ी के 2 उदाहरण अलग रखे, शुद्धा के 4 अलग रखे उन्होंने, है ना, कुंता प्रविशंति उपादान लक्षणा और गंगाजम गोशा में लक्षण लक्षणा रखी उन्होंने, सारूपा साध्य वसाना में आयुर्वेदम आयुर्वेदम, और उधर गौणी में सारूपा और साध्य वसाना में गुरुवाई का गौरव बना दिया, ठीक है। सिंपल से 6 उदाहरण है, आप 6 के उदाहरण और उनका जो दृष्टांत है वो भी बिल्कुल एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक, ऐसी मुझे आशा है। उसके बाद में जी अलग अलग सबने अलग अलग भेद किए हैं, है ना, कहीं ये 6 भेद अलग से दिखा दिए गए हैं, समझे सर जी। जी भैया, यहाँ से क्वेश्चन भी हाँ आते हैं। हाँ, तो ये भेद भेद वाला इतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि किसके अनुसार है, ये मुकुल भट्ट के 6 भेद आ गए, है ना, उन्होंने किस प्रकार से किया है। आप मम्मट का याद रखिए और साहित्य दर्पण वाला याद रखिए, 2 में से पूछेगा। मुकुल भट्ट को बस देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा देखेंगे तो बुद्धि खुलेगी, जैसे कुछ भैया अलग दिया तो था यष्टेय प्रविशन्ति में लक्षणा है, ऐसा पूछा है। था। क्या दिया था, यहाँ से जैसे भैया क्वेश्चन पूछा था कि यष्टेय प्रविशन्ति में लक्षणा है, तो 4 ऑप्शन दिए थे, उपादान लक्षणा, जो लक्षण जो लक्षणा। कुंता प्रविशंति में हुई उसमें है भैया, कुंता प्रविशंति हाँ अष्टय प्रविशंति, तो बुद्धि का खेल है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगा, है जी नहीं। भैया। थोड़ी बुद्धि का जरूरत करना पड़ेगा। अब कुछ जरूरत ना आपसे मान लो पूछ ले, कोई जरूरी पेपर में ना पूछ के नॉर्मल पूछ ले, जस्ट या इसकी जगह पे बोले तलवारें प्रवेश कर रही हैं, तलवार प्रवेश कर रही है, अब क्या उत्तर दोगे, उसमें कौन सी लक्षण उपादान ये तो लक्षण, हम है ना, ये तो हम बोले, आप बोलोगे भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये तो कहाँ ही पढ़े हम लोग, तो ये तो कॉमन सेंस है, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चले, कह रहे व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहितादु प्रयोजने, है ना, कह रहे व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहितादु प्रयोजने, व्यंग्य से रहित जो होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पंडित जी, बोलिए जल्दी से, इसमें व्यंग्य नहीं होता, वो क्या कहलाती है, रूढ़ी लक्षणा कहलाती है। रूढ़ि लक्षण। जैसे
रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण बताइए, पीछे देख के आ रहे हैं आप, बोलिए फटाक से, बिना विलंब के बोल दीजिए जल्दी। गंगा कितने प्रविशन्ति। बार है जी? कर्मण कुशलम, है कर्मणि कर्मणि कुशलः। कर्मणि कुशलः। अच्छा, और ये जो एक और साहित्य दर्पण में आता है एक उदाहरण रूढ़ि का, क्या है वो? कलिंगः, ये भी तो है कलिंगः। जी कलिंग नहीं आता? साहसिक, कलिंग संस्कृत। सब रूढ़ है, रूढ़ के उदाहरण है, तो इनमें व्यंग्य तो कुछ है नहीं, है व्यंग्य? बताओ, नहीं है ना व्यंग्य? हाँ, और संहिता तो प्रयोजन है, अर्थात व्यंग्य के साथ जो होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रयोजनवती। जैसे गंगायाम घोषः, क्योंकि गंगायाम में गंगा पद से लक्ष्यार्थ क्या है? तट, और व्यंग्यार्थ क्या है पंडित जी उसमें? क्या प्रयोजन है? शैत्यत्व पावनत्वादि 50 बार बता दिया होगा, लेकिन तब भी आपकी आवाज नहीं आती है। ठीक है ना? अब कह रहे हैं जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन किसके द्वारा गम्य है? क्या इसको व्यंजना के द्वारा जाना जाए, क्या विधा के द्वारा जाना जाए, या लक्षणा के द्वारा? तो कह रहे प्रयोजनम ही व्यंजना व्यापार गम्य, विवाह उसको अपना विधा से जान सकते हैं, ना उसको लक्षणा से जान सकते हैं। तो किसके द्वारा जाना जाए प्रयोजन? व्यंजना व्यापार गम्य व्यंजना से। कह रहे वह भी सच्च गूढ़म अगूढ़म, वह वो भी आपका जो प्रयोजन है वो दो प्रकार का है, गूढ़ और एक अगूढ़। कैसा है पंडित जी? वह जो व्यंग्य है वो दो प्रकार का है। कैसा कैसा? गूढ़ गूढ़ और है? अगूढ़। हाँ, है ना? जो व्यंग्य प्रयोजन है कहीं गूढ़ होता है और कहीं अगूढ़ होता है। गूढ़ जो होगा वो सहृदय गम्य होगा, सहृदय वेद्य होगा, अर्थात केवल सहृदय लोग उसको जान पाएंगे, गूढ़ वाले को। हम आप लोग कहाँ जान पाएंगे, है ना? ठीक है, सहृदय मात्र। और जो अगूढ़ होगा वो कैसा होगा पंडित जी? अगूढ़ कैसा होगा? सर्वजन संवेद्य होगा। कैसा होगा? सर्वजन संवेद्य होगा, सभी लोग उसको जान पाएंगे, है ना? हम लोग भी उसको जान पाएंगे। समझ गए यार? समझ में आ गई बात सबको? जी हम्म अब तत्पद से क्या लेना है पे? तो तत् से व्यंग्य को लेना है, ये तो पता ही है आप लोगों को, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले गूढ़ का उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण दिया गूढ़ का? फटाफट फटाफट पढ़ दीजिए। कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो फटाफट से, जल्दी पढ़ दो यार, जल्दी जल्दी पढ़ दो, खत्म करो उसको जल्दी फट ला के। पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पढ़ना नहीं जानता है कोई, पता नहीं क्या, मतलब एकदम जैसे मतलब एकदम उनको वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा कि तुमने गलत पढ़ा, आ जाओ चलो चलो सूली पे चढ़ाओ उनको, है? तुरंत अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा और उनको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा गलत पढ़ने वाले को, है? या तो तुम ज्यादा विद्वान हो तो नहीं पढ़ रहे हो, या कम विद्वान हो इसीलिए नहीं पढ़ रहे हो, है ना? ज्यादा अच्छा पढ़ते हो क्या, अरे हमारे लेवल का कहाँ है यहाँ, कम पढ़े हैं? दो ही कारण हो सकते हैं व्यक्ति के न पढ़ने के, मुझे नहीं पता कौन सा कारण है आपका। पढ़ो भाई फटाफट से, जो लेवल का अर्थम होगा। विस्फुटितमितं वशित वक्यं प्रेक्षितं समुच्छलित विद्गमा गतिर्पास्त संस्थामातः पुरोमुकुलितस्तनं जघनं सबन्धोद्धुरं बतेन्दुवदनातनौ तरुणी मोदगमो मोदते। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ जब आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, ये व्यंग्य जो है कैसा है, कैसा व्यंग्य है? यहाँ गूढ़ है, गूढ़ किसका उदाहरण है? गूढ़ हाँ? का। गूढ़ का ये है। आवाज आ रही है? हाँ, समझ में आई बात? ठीक है सर? जी 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 हम्म। और ये सर्व केवल किसको वेद्य होगा? तो हम लोगों को तो वेद्य होगा नहीं, सर्वजन संवेद्य तो है नहीं। कैसा वेद्य है? तो काव्य सहृदय वेद्य। वेद्य। जनों को होगा। हाँ, चलिए, अब अर्थ वर्थ पढ़े होंगे तो आपको वेद्य हो गया होगा, बाकी तो देखिए कैसे नहीं है। कह रहा है, मुखम विकसित स्मितम वर्षित वक्तिम अपेक्षितम, उसके मुख पर क्या था? उसका मुख विकसित था, है ना? मुस्कुराहट के कारण स्मितम विकसितम, स्मित होने के कारण मुख पर मुस्कुराहट उसके फैल रही है। स्मित जो है
वो विकसित हो रही है, मुखम विकसितम, नहीं वशित वक्यम प्रेक्षितम, है ना। और जो उसकी वक्रता है, वो वक्रता क्या हो जा रही है पंडित जी? प्रेक्षितम वशितम, अर्थात उसके प्रेक्ष जो दृष्टि है उसका उसकी वश में चली जा रही है, उसका दास हो जा रही है ना। समुच्चलित विभ्रम, उसके जो विभ्रम है अर्थात हाव भाव है, वो उसके चलने से क्या हो रहा है? समुच्चलित हो रहा है ना, इधर उधर छलक रहा है, दिख रहा है ना। एक ऐसा एक्टिंग से चलते हैं ना लोग, एकदम मटक मटक ऐसे वैसे हैं। और बोले गति ही अपास्ता संस्था मति, उसकी मति क्या कर रही है पंडित जी? अतिक्रमण कर रही है संस्थाओं का, है ना, अर्थात एकदम पार जा रही है, मर्यादा से परे एकदम। ऐसी सारी चीजें यदि यहाँ पे आप उठा के देखें इसको, मुस्कुराहट खिलती तो नहीं, खिलता तो क्या है? पुष्प खिलता है ना। अरे विकसित होने किसका धर्म है? कौन विकसित होता है? कौन इसमें करता है? विकसित कौन होता है? पुष्प होते नहीं होते हैं? अब उसका क्या किया गया? अपने लक्षणा से वहां, लक्षणा के द्वारा आपने उसमें मुख में कर दिया उसको, नहीं? बताओ बताओ, है कि नहीं? जी ये तो व्यंग्य है आपका, तो ये हम लोगों को तो बोधित होगा नहीं। अब अर्थ आपने पढ़ा ही होगा, मैं ज्यादा अर्थ पे नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? इतना याद रखिए बस, किसका उदाहरण हो जाएगा? गूढ़ व्यंग्य प्रेरणा। नहीं बोला था, समझ में बात क्लियर है सबको? जी भैया। हाँ चलिए आगे चले। तो केवल सहज संवेद्य है। अब जिसको अर्थ पढ़ना हो नीचे अर्थ लिखा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहे ना, इसमें जो स्मित में पुष्प का धर्म अर्थात विकास बाधित हो जाता है, तथा उस विकास की हास्य उन्मुखता में लक्षणा हो जाती है, ठीक है। पुष्प के समान, वही मैं बता रहा था आपको, है ना। वो सब अलग अलग दृष्टि में चेतन तक कारण सभी अलग अलग कर रहे हैं, उस समय जाएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में करके उसको निकल गया आगे, ठीक। आगे चलते हैं। अवगूढ़ में क्या है? तो श्री परिचय आज जड़ा भी होती विद्या विबुद्ध चरिता नाम उपदिशति कामिनी नाम यौवनमद एव ललितम में अपने दृष्टि होता है। कह रहे श्री परिचय आज जड़ा भी होती विद्या, तो लक्ष्मी आती है व्यक्ति के पास में, तो उस लक्ष्मी के परिचय से जड़ा भी भवंती विद्या, जो जड़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो लोग भी क्या हो जाते हैं? विद्या हो जाते हैं, अविद्य हो जाते हैं, तब विद्वान बन जाते हैं, वो लोग भी जानकार हो जाते हैं सारी चीजों के। किसके? बोले विदग्ध चरिता नाम, जो विदग्ध लोग हैं उनके चरित्रों के, वो जानने लग जाते हैं कि लोग कैसे करते हैं, ये बड़े लोग हैं। नहीं होता ऐसा, जब तक आपके पास पैसा नहीं, तब तक बुद्धि काम नहीं करती। जिन पैसा आ जाता है बुद्धि चातुर्य में, बुद्धि में चातुर्य आ जाता है, नहीं है कि नहीं? विदग्ध चरित्रों के, विदग्ध चरित्र लोग अर्थात उनकी जो चातुर्य है, चतुर लोगों का चातुर्य जो है, उसको जानने वाले, उनको जानने वाले अविद्या भवन्ति, उनको जानने वाले हो जाते हैं। कौन? जड़ा भी, जड़ लोग भी। इसके कारण बोले श्री परिचय, श्री लक्ष्मी की परिचय से। क्यों? क्योंकि उदाहरण में देखो समर्थन कर रहे हैं सामान्य के द्वारा, विशेष क्या कह रहे हैं? उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि, जैसे क्या कि जो कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि उपदेश, कामिनियों का जो यौवन मद है वही ललित कलाओं को सिखाता है पंडित जी, कोई नहीं सिखाता है करके। ये सारी चीजें व्यक्ति स्वतः सीख जाता है, कोई इसकी अलग से कोचिंग नहीं चलती है कैसे करना है, ऐसे करना है, तो अपने आप सीखते हैं, है ना। तो ये बात है। अब यहाँ क्या देखिए, क्या है यहाँ लक्ष्य, क्या व्यंग्यार्थ की प्रतीति है। सामान्य सी बात है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति की हम लोगों को भी हो रही है, तो गुड़ का तो उदाहरण हो ही गए, हो ही नहीं हो रही, बताइए, है? अरे आवाज आ रही मेरी? हो रही है भैया। यहाँ जो अत्र कह रहे हैं उपदिशति इति पदम, यहाँ जो उपदिशति पद है, ये उपदेश करना किसका धर्म है? ये बताइए, चेतन वृत्ति धर्म है कि नहीं? उपदेश कौन करता है? हम करेंगे, आप करेंगे, मैं आपको करूंगा, आप मुझे करेंगे, ऐसा ही होगा नहीं होगा? बताओ। उपदेश चेतन वृत्ति धर्म, कोई चेतन वृत्ति ही कर सकती है ना, चेतन व्यक्ति ही कर सकता है ना उपदेश, क्यों जी? है? जी आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। आ रही है भैया। और ये किसका ज्ञापक है उपदेश? किसका ज्ञापक है? काव्य जो ललित कला है उनका ज्ञापक है, उनको बतलाना है ना। जी क्या यौवन मद उपदेश कर सकते हैं?
तो उससे क्या अर्थ लक्षित, लक्ष्य अर्थ क्या निकलना है उससे, उपदेशति से, अर्थात वह आपके सामने उपस्थापित करता है, ऐसा कहता है, ऐसा तो आकर के तो नहीं कहता होगा ये करिए ऐसा करिए, कहेगा क्या वो यौवन मत नहीं कहेगा ना, वो केवल आपके सामने उन चीजों को प्रस्फुटित कर देता है, आपकी बुद्धि में उनको प्रकट कर देता है, बस केवल यही होता है ना, क्यों जी यही होता है सब। चलिए आगे कह रहे हैं, अभी जो है 3 प्रकार की तद्देशा बता देता है ना, ये जो लक्षणा व्यंग्य की दृष्टि से कितने प्रकार की हो जाती है, कितनी प्रकार की हो जाती है, 3 प्रकार की। कौन सी, एक रूढ़ि वाली, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अगूढ़ व्यंग्य, सॉरी किसके नाम से जानते हैं इसको, अव्यंग्य के नाम से जानते हैं ना, अव्यंग्य या व्यंग्य रहित मान बोलो, कुछ भी बोलो ना, क्या बदमाशी कर रहा है, अव्यंग्य के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या आ जाती है पंडित जी, गूढ़ व्यंग्य आ जाती है, ठीक है। रूढ़ि का उदाहरण आपको बताइए ना, पता है ना सबको, क्यों जी जी है कर्मणि कुशला, हाँ सही। उसके बाद हाँ, और गूढ़ का उदाहरण क्या बोले थे भी, फटाफट से जल्दी बोलो, मुखम विकसितम, है ना, मुखम विकसितम बोला था, हाँ तो गूढ़ व्यंग्य हो जाएगी दूसरी, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी पंडित जी, अगूढ़ व्यंग्य हो जाएगी, ठीक है सर, 3 प्रकार की हो जाएगी, गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण आप सही प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रहेगा ना, बोलो वही कह रहे हैं, देखो यहाँ पे भी अव्यंग्य अगूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य तदभू लाक्षणिकः, तदभू लाक्षणिकः, अब कह रहे हैं वो जो लक्षणावृत्ति है तत्पद से किसको लेना है, शब्द इति संबध्यते, तत्पद से किसको लेना है पंडित जी, उस लक्षणा का जो आश्रय है, कौन है उसका आश्रय पंडित, बोलो यार जल्दी जल्दी फटाफट से, शब्द, वो लाक्षणिक शब्द, वो क्या कहलाता है, तदभू लाक्षणिका, उसको लाक्षणिक कहा जाता है, अर्थात उस लक्षणा का जो आश्रय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो लक्षणा का आश्रय, अरे जिसके द्वारा लक्षणा बोधित होती है वो शब्द क्या कहलाएगा, भाई शब्द तो है ही वो, लाक्षणिक क्या कहलाएगा, उसको लाक्षणिक कहेंगे, हैं? ये आपको क्या कह रहा है, उपदेशति शब्द, उपदेशति शब्द क्या है, ये इसके द्वारा लक्षणा बोधित हो रही है ना आपको, आविष्करोति अर्थ निकलता है ना इसके द्वारा, उपदेशति के द्वारा आविष्करोति अर्थ निकालते हो ना, ये शब्द को क्या कहोगे उपदेशति को, ये उपदेशति क्या कहलेगा, आविष्करोति अर्थ निकाल रहा है तो बोलो, गंगा जहाँ घोषणा में गंगा से कट निकल रहा है तो गंगा गंगा शब्द क्या कहलाएगा, लाक्षणिक कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बोलो फिर बात समझ आ गई, आ गई भैया। हाँ है ना, तो उस लक्षणा का तद्भव मतलब उस लक्षणा का आश्रय लाक्षणिक कहलाता है, शब्द यदि संबंध शब्द का संबंध कर लीजिएगा, तो तद्भू आश्रय या तद्भू अर्थात जो बता रहे ना, तद्भू का मतलब तदाश्रय, अर्थात उसका आश्रय, किसका आश्रय, लक्षणा का आश्रय, ठीक है, इसकी चर्चा चल रही है उसका आश्रय, क्या कह रहे हैं, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, उसमें व्यापार कैसा होगा पंडित जी, में व्यापार व्यंजनात्मक है? व्यंजनात्मक आपका व्यंग्यात्मक, जब आपका प्रयोजन जो है व्यंग्यात्मक प्रयोजन होगा, व्यंग्य स्वरूप प्रयोजन होगा, उसमें उसके उस संबंध में, उस स्थिति में कैसा व्यापार होगा पंडित, स्वाभाविक सी बात है, व्यंग्यात्मक व्यापार होगा, हम लोग पढ़ के आए ना, पीछे पढ़े थे ना ये विषय को, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आप सुन पा रहे हैं मुझे, हम लोग पढ़े थे ना, प्रयोजन भी व्यंजन व्यापार गम्यमेव, इसका जो प्रयोजन है वो व्यंजना व्यापार के द्वारा ही संभव है ना, और प्रयोजन व्यंग्यात्मक है तो किसके द्वारा गम्य होगा वह, अभी तो वही तो बात कह रहे हैं, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, जो व्यापार है वो व्यंजनात्मक ही होगा, व्यंजना व्यक्ति के द्वारा ही गम्य है, बात समझ आ गई सबको, ठीक है,
है ना। जब व्यंग्य प्रयोजन को जानना है तो व्यापार भी क्या लेना पड़ेगा, व्यंग्य ही लेना पड़ेगा, लाक्षणिक और अभिधा के द्वारा नहीं निकलेगा, उसी पर चर्चा की जाएगी आगे। अभी सबको क्लियर हो गया अपनी बात? जी भैया। जी भैया। व्यंग्य अर्थ के लिए व्यंजनाचार लक्ष्यार्थ के द्वारा या अविधेय अर्थ के द्वारा आपको व्यंग्य अर्थ की प्रतीति, है ना, नहीं होगी, व्यंग्य स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी उसके। आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, व्यंग्यात्मक व्यापार ही लेना पड़ेगा, व्यंजनात्मक व्यापार ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें व्यंजनात्मक व्यापार ही आपको अर्थबोध कराएगा। क्लियर है सर? जी भैया। क्लियर है सबको? जी भैया। जी भैया। जी भैया। कैसे पता पड़ा आपको? खुदा हुई थी, आपने कुछ भी कह दिया और हम मान लें, इतने महान तो नहीं है पंडित जी, है ना। आपके स्टूडेंट के साथ तो नहीं है एकदम जो कहते जा रहे हो मानते जा रहे हैं। उसको व्यंग्यात्मक व्यापार ही क्यों कहा जाएगा, अभिधेयात्मक व्यापार क्यों नहीं हो सकता है ना। लक्षणात्मक व्यापार क्यों नहीं हो सकता है, व्यंजनात्मक व्यापार ही क्यों? नहीं, दो वालों ने कोई पाप किया है क्या? नहीं किया है तो नहीं किया, तो बताओ, एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? करिए, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं, यस्य प्रतीति मादातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैकगम्यत्र व्यञ्जनात् न परा क्रिया। कह रहे हैं, यस्य प्रतीति मादातुम्, अर्थात जिस प्रयोजन की, प्रयोजन लिखा है ना, यस्य प्रयोजनस्य प्रतीतिम् आदातुम्, प्रतीति कराने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा की आप उपासना करते हैं, लक्षणावृत्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात लक्षणावृत्ति का आश्रय लेते हैं। बात समझ में आ गई? जिस प्रतीति को करने के लिए, ठीक है। कैसी प्रयोजन प्रतीति को, जैसे गंगायाम घोषा आपका है, तो गंगायाम घोषा में आपका प्रयोजन क्या है पंडित जी? शीतलत्व भाव। शीतलत्व पावन। गंगा से जल प्रवाह आपका सीधा सीधा अर्थ हो गया। एक बार बता देता हूँ, चलो आपके दिमाग में बना तभी रहेगा। जल प्रवाह अभिधेय अर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, गंगा का तट अर्थ करते हैं आप। तट क्या है, लक्ष्यार्थ है कि नहीं। गंगा का यदि आप क्या अर्थ करते हैं पंडित जी, शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि, सॉरी शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि तट अर्थ करते हैं, तो उसमें प्रयोजन क्या होगा? क्षम्यता, दिमाग दूसरी जगह चला गया था, बातें सुनने लग गया। चलो, उसमें क्या अर्थ निकलेगा, उसमें प्रयोजन क्या है उसका आपका? लक्ष्यार्थ का हमने पढ़ा था ना कि तीनों में व्यंग्य ही आता है, पढ़ के आए ना पीछे भी हम इस बात को भाई। जी प्रयोजन व्यापार है ना, बोलो बोलो। व्यंग्य से जी युक्त प्रयोजनवती, प्रयोजनवती इसका तो प्रयोजन व्यंग्य युक्त होगा। तो क्या व्यंग्य है, व्यंजना व्यापारी जो गम्य है वो व्यंग्य है क्या? तो क्या व्यंग्य बताया, बोले शैत्यत्व पावनत्व आदि। अब प्रश्न यहाँ ये है कि वो अभिधेय के द्वारा, अभिधावृत्ति के द्वारा या लक्षणावृत्ति के द्वारा क्यों गम्य नहीं है, वो आपका व्यंजना व्यापार गम्य ही क्यों है, ये बात है यहाँ पे। समझ में बात? ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है उनका? जी भैया। तो वे कह रहे आ हैं, गया। कह रहे हैं यस्य प्रतीति, मतलब जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए, तो कौन प्रयोजन है आपका यहाँ पे गंगायाम घोषणा में? शैत्यत्व पावनत्व आदि, है ना। शैत्यत्व पावनत्व आदि की प्रतीति के लिए लक्षणा का आश्रय आप लेते हैं, है ना। जो आप तट में लक्षणा कर रहे हैं, इतना लाइन समझ में आ गया ना अच्छे से? आ गया भैया। कह रहे हैं, फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनात् न परा क्रिया, बोले तस्य विषये अत्र फले शब्दैकगम्ये, है ना। केवल वो प्रयोजन किसके किसके विषय में कहा गया है कि वह फल शब्द, वो जो फल है वो कैसा है, शब्दैक गम्य, फले शब्दैक गम्य, किसके विषय में कहा गया है? शब्द से गम्य मात्र। फल कौन है वह, क्या लेना है यहाँ पे? शब्दैक मात्र गम्य कौन है? प्रयोजन, याद रखना, ठीक है। केवल शब्द मात्र, शब्दैक गम्य, शब्दैक गम्य मतलब केवल शब्द मात्र से गम्य कौन है? बोले प्रयोजन रूपी फल। समझ में बात पंडित जी, है ना। तो उसकी प्रतीति कराने में व्यंजनात् अपरा क्रिया न, व्यंजन से अतिरिक्त अर्थात व्यंजनावृत्ति के अतिरिक्त और कोई आपका व्यापार नहीं हो सकता, अर्थात व्यंजना व्यापार गम्य ही है। बात समझ में आ गई? फिर से उस बात पे जोर डाल रहे हैं। क्लियर सर? जी। बात समझ आनी मेरी?
जी महोदय आगे। वही बात करें, देखिए प्रयोजन प्रतिपादयिषया, मतलब जो प्रयोजन को प्रतिपादित करना चाहता है, प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाली की जो इच्छा है ना, उसकी इच्छा से, उस इच्छा से, प्रयोजन का प्रतिपादन करने की इच्छा से, यत्र जहां पर लक्षण या लक्षणा के द्वारा शब्द प्रयोग, शब्द का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, तत्र वहां पर, है ना, वहां न अन्यतः तत्प्रतीति, वहां किसी अन्य के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। अन्य के द्वारा मतलब अनुमान इत्यादि के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। ठीक है। अन्य कोई साधक उपाय यदि है ना, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला, तो उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कोई उपाय वहां पे नहीं होगा। हमने बात, किसी के द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। समझे? अपितु तस्मादेव शब्दात, उसी शब्द से होगी जिसके द्वारा लक्षण होगी, वहां पर उसी शब्द से उसकी प्रतीति होगी। समझे पंडित जी? समझ में आ रही बात? अर्थात प्रयोजन की प्रतिपादन करने की इच्छा से, तो मतलब जहां पर लक्षणा शब्द प्रयोग, लक्षणा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तत्र, है ना, तत्र नान्यतः तत्प्रतीति, वहां पर किसी अन्य के द्वारा उसकी प्रतीति हो सकती है क्या? विज्ञान के अतिरिक्त नहीं होगी। नहीं होगी। समझ बात पंडित जी? अन्य किसी व्यापार से नहीं हो सकती। अपितु तस्मात एव शब्दात, अपितु किससे होगी फिर? बोले उसी शब्द से होगी। समझ गए जी सर? क्लियर सबको? मतलब महोदय व्यंजना के द्वारा ही होगी। ठीक है। तो उस प्रयोजन रूपी जो आपका अर्थ है, उसकी प्रतीति किसी अन्य से नहीं होगी, अपितु उसी शब्द से होगी जिसके द्वारा वहां वो किया गया है, शब्द प्रयोग किया गया है, उसी शब्द से होगी। न तो अत्र व्यंजनादृते अन्यो व्यापार, उसमें व्यंजना से अतिरिक्त कोई और दूसरा व्यापार, शब्द व्यापार, आपका शब्द का व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार वहां विद्यमान उस अर्थ के बोधन में तो है ही नहीं, अर्थात उसी के द्वारा वो ट्रीट किया जाएगा। क्लियर सर? इतनी बात? जी भैया। अरे तथा ही इसी बात में आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं ना विधा समया भावात, बोले विधा से क्यों नहीं कर सकते? कोई व्यक्ति आए सामने वाले, बोले पंडित जी अविधा से कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अविधा से कर लो। अविधा से काहे नहीं कर लेते हैं? क्या समस्या है? तो कह रहे हैं ना विधया, विधा शब्द शक्ति के द्वारा, विधा वृत्ति के द्वारा ये नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रयोजन का बोध, प्रयोजन का ज्ञान, प्रयोजन प्रतीति लिखा तो यहाँ पे, प्रयोजन प्रतीति ना अविधया, अविधा के द्वारा नहीं हो सकते। क्यों? बोले समया भाव, अर्थात समय मतलब टाइम का भाव नहीं है उनके पास में, टाइम बहुत है उनके पास, उसी कार्य को कर रहे हैं। बोले क्यों नहीं होगा फिर? समय का मतलब यहाँ क्या है? तो संकेत ग्रह अभाव, क्यों नहीं होगा पंडित जी? बोलो। संकेत ग्रह का अभाव होने संकेत ग्रह का अभाव है। संकेतक ग्रह का अभाव होने के कारण, क्लियर? समय का मतलब क्या है यहाँ पे? संकेतक ग्रह, अर्थात उसको संकेतक ज्ञान कराने वाला वहां कोई नहीं है। अब संकेतक ग्रह का मतलब मत पूछ लेना क्या है, ठीक है? नहीं, बहुत उठा उठा के फेंक तुमको बता रहे हैं। पहले दिन कम से कम आधा घंटे चर्चा इस पे संकेतक ग्रह पे हुई है, ठीक है? क्या है? गंगायाम घोषा इत्यादि, ये समझ में आ गया ना क्यों नहीं होगी विधा के द्वारा उसका बोध, क्यों व्यंजना करने की आवश्यकता पड़ी वहां पे? क्यों जी? अविधा नहीं होगी, संकेतक ग्रह का अभाव होने के कारण वहां पे अविधा के द्वारा तो नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि अविधा वृत्ति जिसका संकेतक ग्रह कराती है उसी का ज्ञान कराती है ना? ठीक है। गंगायाम घोषा इत्यादि, ये जो पावनत्वादय धर्म, पावन क्षेत्र पावन इत्यादि जो धर्म है ना, धर्म है ना, तटादौ प्रतीयन्ते, तट में प्रतीत होते हैं, न तत्र गंगादि शब्द संकेतित, वहां पर गंगादि शब्द का संकेत नहीं किया गया है। दोबारा सुन लीजिए, गंगायाम घोषा है एक वाक्य है, क्या वाक्य है आपका? गंगायाम घोषा। यानी गंगायाम घोषा या जो वाक्य है इसमें जो, ठीक है प्रभु, हो गया गंगायाम घोषा, म्यूट करो। ये जो गंगायाम घोषा ये जो वाक्य है, गंगायाम घोषा इस वाक्य में पंडित जी जो आपके शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि धर्म आपको प्रतीत होते हैं, है ना, तट में
शैत्यत्व पावनत्वादयः धर्माः तटादौ प्रतीयन्ते, तट में जो प्रतीत होते हैं, है ना, तत्र उनमें, यथा जो प्रतीत हो रहा है उनमें गंगा आदि शब्दों का क्या किया गया है, संकेतग्रह संकेतिताः इति न तत्र गंगा, ना को उठा करके यहाँ कर दीजिएगा ना, गंगादि शब्दाः तत्र न संकेतिताः, वहां पर गंगादि शब्द संकेतित नहीं है, जहां होते हैं, है ना, तो वहां क्या विधा के द्वारा उनका ज्ञान होता है? बोले नहीं होता, उनका विधा के द्वारा भी यहाँ पे ज्ञान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लक्षणा क्यों नहीं कर लेते? लक्षणा कर लीजिए पंडित जी, हैं, लक्षणा कर लो, लक्षणा में क्या दिक्कत है? क्यों पे और यारी मेरी का अभाव। जी भैया। हाँ, तो लक्षणा के द्वारा कर लीजिए पंडित, लक्षणा से काहे नहीं कर लेते? तो कह रहे हैं यही है ना इसके बाद में, हेत्वाभावात् न लक्षण, है ना, हेतु के विद्यमान न रहने के कारण न लक्षणा, लक्षणा के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। किसका ज्ञान, किसका ज्ञान नहीं हो सकता? शैत्यत्व प्रयोजन। प्रयोजन, जो शैत्यत्व पावन इत्यादि प्रयोजनार्थ, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब कौन हेतु है, आप ये बता दीजिए, लक्षणा के हेतु कौन कौन है? कौन कौन है भाई? मुख्यार्थ बाधित तद योगी योग, है ना, ये सब हेतु है कि नहीं लक्षणा के भाई? तीन दिए थे ना। जी जी भैया। हाँ, तो ये वहां पे विद्यमान ना होने के कारण, समझे पंडित जी, इसीलिए वहां आप लक्षणा के द्वारा भी उस प्रयोजन का बोध नहीं कर सकते। समझने बात वही कह रहे हैं, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बोधो बाधो योगा फले नो न प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्दः स्खलति, है ना। कह रहे हैं लक्षणा के मारे के भैया कितने कारण, आवाज आ रही है मेरी? आ रही भैया, आ रही है भैया। तो बात समझ में आ गई पहली वाली, हेतु अभावात् न लक्षण समझ में आ गई, कौन क्यों कहा उन्होंने, क्यों जी सर जी, सबको आई समझ में? जी भैया। आगे। जी तो भाई कह रहे हैं लक्ष्यम न मुख्यम, देखिए यहाँ जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थम न मुख्यम, यहाँ जो लक्ष्यार्थ है ना, मुख्य अर्थ नहीं है, पहली बात। ठीक है, कह रहे हैं नाप्यत्र बाधा, नहीं तो उसका यहाँ बाध हो रहा है, समझ रहे हैं पंडित जी, नहीं तो उसका यहाँ क्या हो रहा है, बाध हो रहा है। और क्या रहे, योगाहनो, नहीं उसका योग हो रहा है ना, अतः संबंध भी नहीं है। ठीक है, और फलेन, और ना ही कोई फल है, समझे पंडित जी। ठीक है, और ना प्रयोजनम, ना उसका कोई प्रयोजन है। ठीक है, न तो शब्द, कोई शब्द भी नहीं है। ठीक है, अर्थात प्रयोजन इत्यादि को बतलाने वाला कोई लाक्षणिक ऐसा शब्द भी, लाक्षणिक शब्द भी नहीं है ना। न तो शब्द स्खलत गति, शब्द स्खलत गति नहीं। ठीक है, समझ आई बात मेरी, है ना। जी। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मुख्य अर्थ का बाध करके आपको जो प्रयोजन अर्थ है आपका, है ना, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, प्रयोजन का प्रतिपादन करे ऐसा भी नहीं है। क्लियर हुई अर्थ है सबको? आवाज आ रही मेरी भाई, बोलो यार फटाफट फटाफट। जी भैया। हाँ, शब्द स्खलत गति का मतलब ये है भैया, न तो शब्द स्खलत गति मतलब शब्द में इतनी ताकत नहीं, इतनी औकात नहीं कि सीधे सीधे शब्द आपका शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि को बता जाए, है उतनी औकात उसकी, है क्यों जी? अरे गंगा पद का बात होगा तो वो जाकर के सीधे तट पद को बताएगा, सीधे सीधे शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि को बता देगा, आपको बता देगा क्या? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। समझ में आई बात? क्या नहीं, यथा जैसे गंगा शब्द स्रोतसी सबाधम, अपने जलीय स्रोत में जल प्रवाह है उसमें बाध हो करके उसका बाध करते हैं ना, क्या कर लेते फिर, तटम लक्ष्यति, तट को लक्षित करते हैं। तद्वत वैसे ही यदि तटे भी सबाध, यदि तट में भी बाध कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप क्या करते हैं,
गंगा का जो मुख्य अर्थ है जलीय स्रोत, उसका बाद करके क्या कर लेते हैं, तट में लक्षणा करते हैं। गंगा हम घोषा में ही तो करते हैं ना। तो गंगा का मतलब वहां जल प्रवाह से न लेकर के हम तट ले रहे हैं, ठीक है। आपको जल प्रवाह से कोई लेना देना वहां नहीं रहता है, करते हैं ना। अब कह रहे उसी प्रकार से आप क्या कर दीजिए, तट में भी बात करिए और तट के द्वारा बात करके तक आप प्रयोजन प्रयोजन का फिर लक्षण कर लीजिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जी पॉसिबल है ऐसा क्या है? नहीं हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। बोले इति न लक्षित, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बोले न तटम मुख्यो अर्थात तट। देखिए लक्षणा किसका बात करती है आपकी, लक्षणा किसका बात करती है भाई, मुख्य का बात करती है ना। तो आपने जो बोला, आपने गंगा की लक्षणा गंगा तट में करा दी, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि तट में लक्षणा करके आप प्रयोजन की सिद्धि कर लो, शैत्यत्व पावनत्व आदि की, यही तो कह रहे हैं आप। तो हम लक्षणा के द्वारा ही कर लो ये भी, या गंगा तट का आवाज करके शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि कर लो उसका। ये तीन प्रकार से दो बार लक्षणा करने के लिए कह रहे हैं। अब हम उससे पूछेंगे कि यहाँ पे देखो मुख्यार्थ था, तो हमने बात करके गंगा तट का बोध कर लिया। क्या गंगा तट मुख्यार्थ है जब उसका बात करके शैत्यत्व पावनत्व आदि की प्रकृति करना चाह रहे हो? है बताओ, नहीं है क्या? वही कह रहे हैं, न च तटम मुख्यो अर्थः नाप्यत्र बाधा, और ना ही यहाँ बाध हुआ है। न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य, गंगा शब्द के अर्थ वाले तट का पावनत्वाद्य ही लक्षणीय ही संबंध, और ना ही उसका उसके साथ संबंध है। समझे पंडित जी? ना भी प्रयोजन है और ना ही कोई क्या है पंडित, प्रयोजन है। समझे? समझदारी बात जी मेरी? भैया आ गया। पहले प्रयोजन को यदि हम लक्ष्यार्थ माने तो इसमें कोई प्रयोजन है क्या? प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। समझे पंडित जी? ठीक है। ना भी प्रयोजन है, अर्थात प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मान करके उसमें वो कर ले तो वो भी नहीं है। वही कह रहे हैं, लक्ष्य किंचित प्रयोजनम। बात समझ आ रही है? जी हाँ, क्लियर है ना सबको? जी भैया। अतः उस प्रयोजन को हम जी लोग भैया। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य से द्योतित होने वाला अर्थ ऐसा नहीं मान सकते। समझे पंडित जी? ठीक है। जी भैया। और जी आप कह रहे थे स्खलत गति, स्खलत गति को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे हैं ना भी गंगा शब्द तटमिव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम समर्थ। गंगा शब्द में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो सीधे गंगा तट के जैसे आपको प्रयोजन शैत्यत्व पावनत्व आदि का बोध करा दे। समझे? ये कह रहे ना भी गंगा शब्द तट के जैसे प्रयोजनम प्रतिपादयितुम समर्थ, नहीं समर्थ हो। समझ में आ गई बात? पूरा श्लोक को ही एक्सप्लेन किया उन्होंने, श्लोक को ही, ठीक है। जो श्लोक था उसी को एक्सप्लेन किया पूरा, है ना? जी क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? जी भैया। जी भैया। चलिए, बोले ऐसा कर लेते तो क्या होगा? यदि मान लीजिए कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने कमियां देख ली सारी की सारी, ना तो मुख्यार्थ बाद हुआ है ना, कुछ भी नहीं है वहां पे, ऐसा करके देख लिया ना। नाप्यत्र बाध न लक्ष्यम, योगा फल योग नहीं है ना। लोग पढ़ते हैं तो गंगा तट में गंगा का योग होता है उसके साथ, तट के साथ में कोई फल भी नहीं है ना, कोई प्रयोजन नहीं है, न शब्द में स्खलित गति है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इतनी संबंधा होकर के भी कोई व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले तो एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूल क्षय कारिणी। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह अनवस्था हो जाएगी, जो कि क्या नष्ट करने वाली होगी? मूल क्षय कारिणी, मूल का क्षय करने वाली होगी। क्लियर है सबको सर? बोलो हाँ क्या ना है? जी भैया। यदि इस प्रकार से हम प्रयोजन को लक्षित कर लेते हैं, यदि लक्ष्यार्थ के द्वारा प्रयोजन को लक्षित कर लेते हैं, लक्षणा कर लेते हैं, मान लो जबरदस्ती कर लिया, कोई दादा है लठ के बल पे कर लिया, तो क्या होगा? कोई नुकसान होगा उसमें? बोलिए पंडित जी। सकल हैं? मूल को नष्ट कर। तो कह रहे एवं एक प्रयोजन से दूसरे को करोगे, एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा करते चले जाओगे, आपकी तो अनवस्था हो जाएगी, जो मूल्य का नाश कर दिया, आपको पता ही नहीं होगा कि मुख्यार्थ कौन था। समझ गए? अनंत हो जाएगा तो कहाँ पता पड़ेगा पंडित जी? बोलो, पता पड़ेगा? है?
नहीं। बोलिए सर, नहीं ना पता पड़ेगा तब। चलिए, क्लियर हो गया होगा सबको? जी भैया। हम्म, नमस्कार। ठीक है। बेटा कुछ कह रहे हो क्या कोई? मैं करें आ बस गया इतना उतने रखा है? इतना कर दीजिए महोदय। जी भैया। चलो ठीक, कल पूरा कराएंगे, लेकिन याद रखना तैयार करके आना, कल ये पूरा हो जाएगा दूसरा पूरा। चलो रखें, सुबह 5 बजे। जी जी भैया। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो जी बोलो। महोदय, हम बोले महोदय